बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल एंड SAK बॉयज़ हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 जो है फिज़िक्स का स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का, जिसका टॉपिक है फिज़िक्स 9th क्लास और टॉपिक है हमारा काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, तो हम इसमें किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। यानी हमने ये नहीं देखना ये किस वजह से मूव कर रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसकी मोशन को स्टडी करना है। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो यूँ लिखेंगे, द स्टडी ऑफ मोशन of an object without discussing its cause। यानी कि व्हाट इज द काज ऑफ मोशन ये नहीं हमने देखना, हमने सिर्फ मोशन को स्टडी करना है कि बॉडी इज मूविंग, आइदर इट इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन और ऑन अ कर्व पाथ और ऑन अ सर्कुलर पाथ। हमने सिर्फ ये देखना है व्हाट इज द काज ऑफ मोशन, ये स्टडी नहीं करना। उसको फिर हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज। इसकी काज को डिस्कस नहीं करना। अब इसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, क्या है, रेस्ट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, स्केलर्स पढ़ेंगे और वेक्टर्स पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स में। तो इसमें सबसे जो मोशन के हवाले से पढ़ेंगे, आपको बताते हैं कि व्हाट इज रेस्ट। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ, साकन। तो लेकिन हम साइंस की रूह से इसको यूं स्टडी करते हैं कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, if a body does not change its position with respect to its surrounding, then it is said to be at rest। For example, आप गली में देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, वो एवरी टाइम उसी जगह पे होता है। कोई चीज़ इसके पास से गुजर जाए लेकिन वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा होता, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोल इज एट रेस्ट। सिमिलरली, इफ वी आर स्टडिंग इन अ क्लासरूम, तो the walls of the classroom, the window of the classroom, the blackboard of the classroom is at rest। यानी means if a body does not change its position with respect to its surrounding। अब surrounding क्या होती है? For example, we are sitting in the compartment of a train, so we are at rest with respect to the passengers which are sitting in the compartment। उस डिब्बे में जो लोग बैठे हैं उनके लिहाज से हम एट रेस्ट हैं। अब ये डिस्कस नहीं करेंगे हम कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है, ये एब्सोल्यूट मोशन क्या होती है। इस चैप्टर में हमने सिर्फ यही पढ़ना है। अब इसी तरह मोशन है, रेस्ट की मैंने एग्जांपल दे दी आपको कि इलेक्ट्रिक पोल है। इसी तरह आप इसमें देख ले, ब्लैक बोर्ड है क्लासरूम में, चेयर पड़ी हुई है, टेबल पड़ा हुआ है, तो ये सारे एट रेस्ट है। अब मोशन क्या है? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, then that body is said to be in motion। For example, a moving car, a moving bicycle। जब साइकिल वाला या कार वाला हमारे पास से गुजरता है तो दैट बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एवरी टाइम। वो हर लम्हा अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था। फॉर एग्जांपल, पहले वो कार यहाँ पे थी, आफ्टर सम टाइम इट रीचेज एट this point and after some time it reaches at that point। it means that it's changing its position with respect to surrounding। surrounding क्या है? यहाँ पे चंद एक पर्सन्स खड़े हुए हैं, पहले उनकी ये पोजीशन थी, अब ये बन गई, अब ये बन गई। it means that body is in motion। if a body changes its position with respect to its surrounding, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अगर कोई जगह जिस्म जो है ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब्दील करता है तो फिर हम कहते हैं कि दैट बॉडी इज इन मोशन। एग्जाम्पल इसकी क्या हो? मूविंग बाइसिकल, अ मूविंग कार, अ मूविंग ट्रेन, एन एरोप्लेन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। तो अब बेटे मोशन के बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। हमने देखा
कि कुछ बॉडीज जो है दे आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम बॉडीज आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, सम बॉडीज आर मूविंग रैंडमली एंड सम बॉडीज आर स्पिनिंग अबाउट अ पॉइंट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें जो पहली टाइप्स ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे वो ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन, यानी बॉडी खुद मूव ना कर रहा हो, वो एक जो है वो रोड के ऊपर या किसी जगह पे वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो हम कहेंगे दिस इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखिए रोटेट कैसे करना है, जैसे हम बॉल फेंकते हैं, जमीन के ऊपर बॉल फेंके तो बॉल रोटेट भी कर रहा है और आगे की तरफ मूव भी कर रहा है, उसके पास उसकी रोटेटरी मोशन भी होती है और ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है। लेकिन जब हम ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ेंगे तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन, तो वो इसकी ट्रांसलेटरी मोशन होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि वो फेरी व्हील्स आपने देखे होंगे, वो झूला होता है जो गोल घूमता है, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है क्योंकि उसमें बॉडी रोटेट नहीं कर रहा, सिर्फ और कर्व्ड पाथ के ऊपर या सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन, रोटेशन उसमें काउंट नहीं होती, तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी कि मूविंग कार, मूविंग बाइसाइकिल हैज अ ट्रांसलेटरी मोशन। ये फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन है। उसके बाद हमारे पास है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेट कहते हैं हम घूमने को। When a body is rotating about some axis या about a point, then such a motion is said to be rotatory motion। जैसे मोशन ऑफ अ व्हील, व्हील की मोशन जब आप देखते हैं तो वो एक एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, उसकी रोटेटरी मोशन होगी। इसी तरह मोशन ऑफ अ फैन अगर आप देख ले, पंखे की हरकत, वो भी आपको रोटेटरी मोशन नजर आएगी, बिकॉज दे आर रोटेटिंग अबाउट अ पॉइंट या अबाउट एन एक्सिस, वो एक्सिस के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। यानी इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस और अबाउट अ पॉइंट, अगर हम हर ये मोशन ऑफ द अर्थ देखें तो देयर इज टू टाइप द मोशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ इज रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। यानी इसकी दो किस्म की मोशन होती है, वो सर्कल के ऊपर मूव भी कर रही है, मसला ये है ये सर्कल के ऊपर मूव करती है, यानी अराउंड द सन जो है वो अर्थ मूव कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये रोटेट भी कर रही है। और रोटेट करने से डेज एंड नाइट बनते हैं, डेज एंड नाइट जो है वो फॉर्म होते हैं जब वो रोटेट कर रही है, और वैसे ये उसके गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है। रोटेटरी मोशन इसकी ये 1 डे होती है, यानी 24 आवर्स में ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। लेकिन जो इसकी सर्कुलर मोशन होती है वो 364 एंड 1/4 डेज, यानी तकरीबन 365 एंड 1/4, 365 से ही 1/4 दिन में ये अपना चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल करती है। तो ये दोनों किस्म की मोशन होती है, अर्थ की रोटेटरी मोशन भी होती है और सर्कुलर मोशन भी होती है, क्योंकि इट इज मूविंग ऑन द ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के गिर्द ये घूम रही है, इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। तो व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जब अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होगी तो फिर हम उसको रोटेटरी मोशन कहेंगे। तो इसी तरह सर्कुलर मोशन भी है, सर्कुलर मोशन। तो बेटा इफ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो दिस मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल एक आदमी जो है वो गोल दायरे में साइकिल को चला रहा है तो इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। इसी तरह एक वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन ये होती है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। जैसे आपने देखा होगा
जैसे वो स्विंग है, पींग है, वो यूं झूलती है, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। बच्चे का झूला है वो यूं झूलता है, उसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। दिस इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। ये एक खास नुक्ते के गिर्द जो है वो मूव करता, जिसे फॉर एग्जाम्पल एक आपने पेंडुलम क्लॉक देखा होगा। ये पेंडुलम आप देखते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी जो है ये मूव करता रहता है। ये पहले इधर आता है, फिर इधर से ओ की जानब, ओ से बी की जानब, बी से ओ की जानब, ए की जानब, इस तरह ये अपनी हरकत को बिटवीन ए एंड बी जो है वो जारी रखता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह एक लीनियर मोशन भी होती है। लीनियर मोशन, स्टूडेंट्स, लीनियर मोशन होती है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन मे बी अ कर्व्ड पाथ, यानी ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन यूं सीधी हो, ये स्ट्रेट लाइन यूं कर्व्ड पाथ भी हो सकता है। अगर ये कर्व्ड पाथ पे भी मूव कर रही है तो हम इस किस्म की इसकी जो मोशन होगी उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन मे बी अ स्ट्रेट और मे बी अ कर्व्ड पाथ। ये यूं कर्व भी हो सकता है जैसे कमान होती है, और ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। एक और टाइप है मोशन की रैंडम मोशन। रैंडम का हम अगर उर्दू तर्जुमा करें तो इसको हम इधर उधर कहते हैं, सॉरी डिसऑर्डर्ड मोशन। ये टू एंड फ्रो होता है इधर उधर। रैंडम मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, सॉरी द डिसऑर्डर्ड मोशन इज नोन एज डिसऑर्डर्ड मोशन इज नोन एज रैंडम मोशन। बेतरतीब हरकत जिसमें ऑर्डर कोई नहीं होता। देखिए ना, कोई चीज़ चलती या तो सीधा चल रही है, या वो कर्व पाथ पे चल रही है, या टू एंड फ्रो हो रही है। लेकिन अगर कोई चीज़ यूं चल रही है, ऊपर जाती है, फिर यकदम नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। जैसे इसकी एग्जांपल लें, द मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। आपने बटरफ्लाई को कभी उड़ते देखा? वो एक जगह साके रहती है, फिर यकदम ऊपर जाती है, फिर यकदम जो है नीचे की तरफ आती है। तो डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन जो बेतरतीब हरकत होती है, दैट इज नोन एज अ रैंडम मोशन। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई जब उड़ती है वो बेतरतीब उड़ती है, यकदम वो एक जगह पे साकिन होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यकदम नीचे आती है, फिर दाएं फिर बाएं। यानी उस किस्म की हरकत को हम क्या कहेंगे? डिसऑर्डर्ड मोशन, इर्रेगुलर मोशन, या उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। तो बेटे एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। काइनेमैटिक्स है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन इज नोन एज काइनेमैटिक्स। उसकी अकसाम फिर हमने दो पढ़े, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। इसकी एग्जांपल भी दी मैंने, जैसे इलेक्ट्रिक पोल है या बिल्डिंग है, वॉल्स ऑफ द क्लासरूम है। उसके बाद मोशन बताया, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। और उसकी मूविंग कार है, एरोप्लेन है। उसके बाद मैंने मोशन की एग्जाम बताई आपको, ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन। उसमें रोटेट नहीं करता है, सीधा मूव करता है। मैंने एग्जांपल दी जैसे मूविंग कार। लेकिन अगर हम बॉल की एग्जांपल है तो वो रोटेट भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी और रोटेटरी मोशन होगी। रोटेटरी मोशन की है, बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स पॉइंट, एक पॉइंट के गिर्द या एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, दैट इज नोन एज रोटेटरी मोशन। उसकी एग्जांपल है व्हील एंड फैन वगैरह। सर्कुलर मोशन है, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ। अगर गोल दायरे में कोई जिस्म घूमता है तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, जैसे अब अ मैन इज साइकिलिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन बताया मैंने आपको, टू एंड फ्रो मोशन, जैसे मोशन ऑफ द पेंडुलम बताया, या इसी तरह आपने झूले की हरकत देखी होगी, या स्विंग पिंग जिसको बोलते हैं उसकी हरकत देखी होगी, दैट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। और रैंडम मोशन क्या होती है? डिसऑर्डर्ड मोशन। डिसऑर्डर्ड मोशन इज नोन एज रैंडम मोशन। वो मैंने आपको एग्जांपल दी है, वो इर्रेगुलर मोशन होती है, मोशन ऑफ बटरफ्लाई।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर्स, स्केलर या इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं विच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाई देयर मैग्नीट्यूड। सिर्फ हम उनकी मैग्नीट्यूड बता दें तो वो डिस्क्राइब हो जाए, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से दैट देयर इज अ लेंथ, एक लेंथ है तो लेंथ की एक ओनली मैग्नीट्यूड है या ज़्यादा से ज़्यादा इसका सूटेबल यूनिट होता है। मतलब मैं लिखता हूँ 4 मीटर, तो हर बंदा समझ जाएगा कि 4 जो है इसकी मैग्नीट्यूड है और मीटर जो है इसका यूनिट है। तो हम कहते हैं द स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स ओनली। मैं लिख भी देता हूँ द क्वांटिटीज which can be described by their magnitude only। यानी इसमें हमें उसकी डायरेक्शन वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कहें कि उसका सूटेबल यूनिट होता है तो वो कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा 4 मीटर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, हम कहते हैं 2 सेकंड या 4 सेकंड, तो 4 इसकी मैग्नीट्यूड है और सेकंड इसका यूनिट है। इसकी डायरेक्शन कोई नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से बयान किया जा सकता है। तो इसकी एग्जांपल है लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं। फिर सुने, द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स ओनली। मुकम्मल तौर पे उनको हम उनकी मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब कर देते हैं। तो दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम सिर्फ जो है उनकी मैग्नीट्यूड से नहीं ज़ाहिर करते, हमें उनकी डायरेक्शन भी ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो फिर दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम फोर्स का जिक्र करते हैं तो वी नो दैट फोर्स विल बी इन सम डायरेक्शन, वो किसी डायरेक्शन में होगी। जब हम फोर्स की करते हैं आइदर इट इज टुवर्ड्स ईस्ट और इट इज टुवर्ड्स वेस्ट और इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, किसी संबंध में है, या फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री या 60 डिग्री, तो फोर्स हैज डायरेक्शन। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है। इसी तरह वेलोसिटी होती है, हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। दीज क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, वी आल्सो नीड देयर डायरेक्शन। तो देयरफॉर सच क्वांटिटीज, अब अगर हम वेक्टर्स की डेफिनेशन करें, the quantities which can be completely described by their magnitude and direction, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी ज़ाहिर करनी पड़े, डायरेक्शन को भी बयान करना पड़े, तो दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। द क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। फोर्स, बेटा इसको ज़ाहिर करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है। हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होगी। इसी तरह हम वेलोसिटी कहते हैं, इसमें डायरेक्शन भी ज़रूरत होगी और मैग्नीट्यूड भी, एक्सेलरेशन क्या देते हैं। दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटीज। अब आपको समझ आएगी कि जो स्केलर्स होते हैं दे कैरी ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स, और जो वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं उनके साथ उनकी डायरेक्शन को शो करना भी ज़रूरी होता है। तो द क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड विद देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर के हवाले से हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। When we study vectors in books, the vectors are represented by capital letters A, B, C by putting the arrowhead on their head, by putting an arrowhead over them. हमने इनको कैपिटल लेटर से शो करना होता है। जैसे मैंने ए लिखा, बी लिखा या डी लिख दूं, तो इनके ऊपर हम एक एरोहेड लगा देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है।
यानी इन बुक्स वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ABCD और बाय पुटिंग एन एरो हेड ओवर देम, उनके ऊपर एरो हेड लगा दें तो वो हमारे पास वेक्टर आ जाते हैं। ये बुक्स में है। या इसका एक दूसरा तरीकाकार होता है कि दे आर डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर। दो किस्म के लेटर लिखते हैं हम, मसलन ये स्मॉल है, ये लाइट फेस लेटर है। अगर हम इसको यूं जरा गहरा करके लिख दें तो ये बोल्ड फेस लेटर है, जैसे AB, ये बोल्ड फेस लेटर में भी हम इसको ज़ाहिर कर, ये बुक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम नोटबुक्स पे लिखते हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, ग्राफिकल भी बताने लगा हूं, यानी बुक्स में हम ABCD यूं ज़ाहिर करेंगे या यूं, दोनों में से कोई तरीका जो है ये वैलिड है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहें कि इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, graphically a vector is represented by a straight line with an arrowhead at the end of the line। देखिए बेटा, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, उसके एंड पे एरो लगा दिया, या यूं कर लें आप इसको, या इस सिमत में कर लें, किसी सिमत में कर लें, यानी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन arrowhead at the end of the line। अब ये स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये द लेंथ ऑफ द लाइन, ये फर्ज करें 5 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ द लाइन इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द एरोहेड एट द एंड ऑफ द लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सिंपली है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी, मतलब मैंने ये लाइन खींच दी, ये जितनी लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इसकी मैग्नीट्यूड होगी। अब इसकी डायरेक्शन अगर फर्दर टुवर्ड्स वेस्ट है तो मैं इसको यूं लगा दूंगा, अगर टुवर्ड्स ईस्ट है तो हम इसको यूं लगा देंगे। तो इसका मतलब है ग्राफिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन बाय पुटिंग एन एरोहेड एट द एंड ऑफ द लाइन, द लेंथ ऑफ द लाइन इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर and the arrowhead at the end of the line indicates the direction of the vector, and these vectors are drawn according to the scale, because for example we want to show 4 kilometer distance towards east। अगर हम यहाँ पे बना लें, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, हम ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर का जो है वो वेक्टर से ज़ाहिर करना चाहते हैं। वी नो दैट वी हैव नॉट 4 किलोमीटर ब्लैक बोर्ड और अ पेपर, तो देन वी चूज अ स्केल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स, यानी हमने उसको छोटी स्केल में, जिस तरह आपने कभी नक्शे बने देखो बिल्डिंग्स के, तो उस पर वो लिखा होता है कि ये 1 सेंटीमीटर जो है वो इतने फुट के बराबर है। हमने कहा जी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इस तरह 4 किलोमीटर इसके बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। नाउ वी शैल ड्रा लाइन ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। हमने ईस्ट की जानब 4 सेंटीमीटर लाइन लेंथ की, यानी स्केल के साथ 4 सेंटीमीटर हमने खींचा और उसके आगे एरोहेड लगा दिया टुवर्ड्स ईस्ट, तो दिस विल बी दी 4 किलोमीटर डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है, याद करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।